वेलकम टू क्वेश्चन अड्डा। हमने आपको प्रॉमिस किया था कि बाय द वीकेंड विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑफ 2022 क्वेश्चन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। सो वी आर सॉल्विंग द मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट, देन विल सॉल्व द फिजिक्स पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ शिफ्ट 1, जो ये एग्ज़ाम जो हुई थी वो हुई थी 27 ऑफ जुलाई को, 27 जुलाई 2022 को हुई थी। तो ये 3 शिफ्ट में पेपर हुई थी। ओके, सो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3। सो फर्स्ट हम लोग शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 के जो 30 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं वो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, एंड आफ्टर दैट विल सॉल्व द फिजिक्स पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द शिफ्ट 1 का मैथमेटिक्स के जो 30 क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द सपोज दैट एक्स इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन वाई। तो हमें क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और हमें निकालना है कि मीन। नाउ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मीन निकालने का जो तरीका है वो ये है कि मीन जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो गिवन इंटरवल है उसमें एक्स ऑफ एफ एक्स। ओके, सो अब इसको बस 0 से 6 में करना है, 0 से 6 में। सो 0 से 6 में ये कर देंगे। नाउ क्या लिख सकते हैं हम लोग मीन की जगह? 0 से 2 में x इंटू एक्स बाई 8 डी एक्स, ऑफकोर्स डी एक्स, प्लस 2 to 4 1 by 4, ओके, 2 to 4 x इंटू 1 by 4 डी एक्स, प्लस 4 by 6 में क्या हो जाएगा? x इंटू माइनस एक्स बाई 8 प्लस 3/4 डी एक्स। नाउ ये जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट्स द मीन। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो इट्स एक्स स्क्वायर बाई 8 डी एक्स 0 से 2 प्लस एक्स बाई 4 डी एक्स 2 to 4 प्लस ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 4 to 6 डी एक्स, प्लस 4 to 6 में एक और चीज़ हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 3x/4 डी एक्स। ओके, नाउ इसकी क्या हो जाएगी? अगर हम लोग इसकी इंटीग्रेशन करते हो तो x³/24 0 से 2, ओके, प्लस x² 2 से 4 माइनस x³ 4 to 6 प्लस क्या हो जाएगा? 3x² 4 to 6। क्यों? क्योंकि अगर x⁴n होता है तो x⁴n+1/n+1, x⁴n इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो ये होता है। तो इस फॉर्मूला से हमने ये लिखा। अब जस्ट वैल्यू पुट करना है आपको। सो 2 क्यूब जा 8 24, ओके, 0 से 0 हो जाएगा, प्लस अब अगर इसकी बात करें तो क्या हो गया? 4 4 जा 16/8 माइनस 4/8, ओके, माइनस अब इसकी अगर बात करें तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216/24 माइनस 4 का क्यूब 64/24, ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा? 3x², ओके, सो 3/8 को हम कॉमन निकाल लेते हैं और ये हो जाएगा 6² विच इज 36 एंड 4² विच इज 16। ना इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो गया, प्लस 16 में से /8 माइनस 4/8 गया तो कितना हो जाएगा? 12/8, तो 12/8, और इसको अगर करते हो तो 4 2 जा 4 3 जा, तो 3/2 हम लोग लिख सकते हैं इसमें। सो प्लस वी कैन राइट 3/2 माइनस 216 माइनस अगर 64 जाता है तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 152। सो इट्स 152/24 प्लस 3/8 इंटू 36 माइनस 16 इट्स 20, 4 2 जा 8 4 5 जा, ठीक है। नाउ इट्स इसको हम लोग कट करते हैं,
42, ये 12 टाइम में कट जाएगा, ये 7 and 6, ये 6 टाइम में, ये 38 टाइम में, ये 3 टाइम में, और ये 90। ठीक है। नाउ इट्स 1/3 प्लस 3/2 प्लस 19/3 प्लस 15/2. Okay, so what happened? It's a 15 or 3, 15 or 3, 18/2, it's a 9 plus 15, 3, 18 or 19, 20/3. I did some mistake somewhere. Just check. Okay, so what I did mistake here is that it's 3/2 minus 19/3 plus 5 3 ja 15/2. Okay, so this is 15 and 3, 19, 50, 18/2, it's a 9, and 1 minus 19, it's a minus 18/3 minus 6. So the answer is 3. Okay, so कैलकुलेशन of मिस्टेक अगर आप करोगे तो एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, बट चूंकि हमारा जितने भी आंसर थे वो कोई डेसिमल में नहीं था, सो आई फील कि समवेयर आई डिड सम मिस्टेक, सो ये माइनस हम लोग यहाँ पे नहीं लिखे थे, जिसके कारण सो द आंसर इज 3. नाउ सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करनी है, यू हैव टू राइट पैड, एक डायरी राइट पैड रखिए जिस पे आप फॉर्मूला लिखिए कि अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फिर कभी आपको मिले तो हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और मीन अगर आपको निकालने के लिए बोल रहा है तो आप कैसे निकालेंगे. सो दिस इज द सिंपल इंटीग्रेशन था. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड लिमिट cot cube x minus tan x by cos x plus pi/4. So this is the question. Now how can you solve this question? ये सीधा से सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है. ओके, तो हाउ कैन यू सॉल्व दैट? नाउ जस्ट सॉल्विंग, इट्स अ cot क्यूब को लिख सकते हैं 1/tan क्यूब x, क्योंकि 1/tan इज इक्वल टू कॉट होता है, माइनस tan x डिवाइड, एंड cos a प्लस b होता है cos a इंटू cos b विच इज pi/4 माइनस साइन a साइन x इंटू साइन b. ये फॉर्मूला होता है, तो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ cos a प्लस b. सो cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b. यूजिंग दिस फॉर्मूला हमने इसको एक्सपैंड कर दिया. नाउ अगर हम अपर पार्ट का न्यूमरेटर को ऐसे करते हैं कि tan क्यूब x यहाँ लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan to the power 4x by, now we knew that what is the value of cos pi/4 और sin pi/4, that means cos 45 and sin 45 की जो वैल्यू होती है cos 45 डिग्री इज इक्वल और sin 45 डिग्री जो होती है वो होती है 1/√, दोनों की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है. Now just put the value. So 1/√2 अगर हम दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स. ओके, सो cos x माइनस साइन एक्स बचा. नाउ अगर हम tan को भी साइन और cos में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन टू द पावर 4x बाई कॉस एक्स. यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस, क्योंकि tan x जो होती है वो क्या होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स. सो कैन आई राइट 1 माइनस साइन टू द पावर 4x बाई cos to the power 4x by sin to the power 3x by cos to the power 3x. ओके, और जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, इस साइड में करके लिख देते हैं. ठीक है, 1/√2 cos x माइनस साइन एक्स.
ठीक है। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इट्स अ कॉस टू द पावर 4x माइनस साइन टू द पावर 4x डिवाइड बाई कॉस टू द पावर 4x इंटू ये पार्ट जो है ये ऊपर चला जाएगा कॉस क्यूब एक्स बाई साइन क्यूब एक्स इंटू ये √2 ऊपर चला जाएगा और नीचे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। प्रॉब्लम ही हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, इसी टर्म को हटाना है। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि व्हेन वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू π/4 इट्स cos π/4 माइनस साइन π/4 एंड द वैल्यू ऑफ cos π/4 एंड साइन π/4 इज द सेम, सो 1/√2 माइनस 1 इज 0, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ये पार्ट अगर कैंसिल हो जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। नाउ इसके जो हैं ये 3 तो कट गए, 1 बच गए। अच्छा, सब में लिमिट यहाँ लगते चलेंगे, है ना। सो आई एम जस्ट सॉल्विंग, ठीक है, सब में लगेंगे ऐसे लिमिट, ओके। सो दिस इज नॉट अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो हम जस्ट सॉल्विंग, आई एम जस्ट सॉल्विंग। नाउ कॉस्ट टू द पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कैन आई राइट, क्योंकि वी नो डैट कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नाउ हेयर वी कैन राइट ए की पावर 4 है तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जस्ट सी, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो जो हमारा अपर टर्म है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जब हम ऐसे लिखेंगे cos x, ए की जगह पे आप cos x सोचिए और b की जगह पे sin x सोचिए, तो आप एक चीज़ पाओगे कि अगर यहाँ पे cos x प्लस sin x होगा और cos x माइनस sin x होगा तो cos x प्लस sin x तो बच जाएगा, बट cos x माइनस sin x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम नॉट सॉल्विंग दिस, आई एम जस्ट राइटिंग। तो cos यहाँ sin हो जाएगा और अपर पार्ट में जो हमारा बचेगा वो बचेगा cos x प्लस sin x एंड cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, ये टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। नाउ ये टर्म जो होगा वो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, तो वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब नीचे हमारा क्या क्या बचा वो देख लीजिए, एक cos x बचा, ओके, एक साइन क्यूब एक्स बचा, ठीक है, और क्या बचा बताइए, √2 ये बच रहा है, ठीक है। नाउ ये कोई भी ऐसा टर्म में नहीं आ रहा है। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट क्या था, x टेंड्स टू π/4। नाउ व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ cos π/4 विच इज इक्वल टू 1/√2 प्लस साइन π/4 1/√2 बाई 1/√2 और इंटू 1/√2 का क्यूब इंटू √2। नाउ व्हेन वी सॉल्व दिस तो 1/√2 क्या हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा। ये √2 तो इधर है ही पहले से। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू 1/2√2, क्योंकि √2 का क्यूब करेंगे 2√2। नाउ सॉल्व दिस, √2 कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर पार्ट में क्या बचा 2, एंड ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, सो 1/4। तो ये अगर ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 4, तो विच इज इक्वल टू 8। सो दिस इज द आंसर। सो द आंसर इज 8। होप आपको ये समझ में आया होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ओके, सो वेयर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्रिकेट क्लब हैज 15 मेंबर्स, टोटल मेंबर्स कितने हैं 15, ओके, whom only 5 कैन बॉल, 5 बॉलिंग कर सकते हैं उसमें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन पूछी जाती है हमेशा, लिमिट की, कंटिन्यूटी की, प्रोबेबिलिटी की, डिफरेंशियबिलिटी की, 3D के क्वेश्चन कंटिन्यूसली वेक्टर के पूछे जा रहे हैं। इन टीम ऑफ 11 मेंबर्स, तो आप क्रिकेट में कितने मेंबर्स होते हैं 11, तो उनमें कह रहे हैं कि एटलीस्ट, दिस इज द की पॉइंट, एटलीस्ट 3 बॉलर, कम से कम 3 बॉलर होनी चाहिए, मतलब 15 लोग हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें से आपको 11 चूज करने हैं, तो 11 में आपको कम से कम 3 बॉलर होने चाहिए। तो क्या क्या चांसेस बन सकती है, देखिए आप समझिए इस चीज को, या तो 3 बॉलर होगा, या तो 4 बॉलर होगा, या 5 बॉलर होगा, क्योंकि टोटल हमारे टीम में 5 ही बॉलर थे। ओनली 5 कौन, 15 में से 5 लोग बॉलिंग कर सकते हैं और उसमें से 3 कम से कम बॉलर चूज करना है, तो या तो हम 3 बॉलर को चूज करेंगे, या 4 को, या 5 को, सिंपल सा क्वेश्चन है।
तो व्हेन वी चूज दिस, तो क्या कर सकते हैं, लेट्स जस्ट थिंक, अगर हम लोग 3 बॉलर को चूज करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 5 में से कोई भी 3 को चूज कर लेंगे एंड बाकी जो 10 बचेंगे उसमें से 8 को चूज करना है, क्योंकि हमें 11 चूज करना है। अगर हम 4 बॉलर करेंगे तो 5C4, 5 में से 4 को चूज करेंगे और क्या करेंगे, एंड बचे कितने, 10, 10 में से कितने चूज करने हैं, अब बस 7 ही चूज करने हैं। या ऐसा कर सकते हैं, 5 में से पांचों बॉलर को चूज कर लिए और 10 में से सिर्फ 6 लोगों को, बाकी जो रेस्ट बचे बॉलर के अलावा, उसको चूज किए। एंड चूंकि इसमें से कुछ भी हो सकता है और लग रहा है, तो हम तीनों को क्या करेंगे, ऐड। ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे कि 5C3 इंटू 10C8 या 5C4 इंटू 10C4। जब भी एंड होता है तो आपको मल्टीप्लिकेशन होती है, और जब और होता है तो एडिशन होता है। सो नाउ 5C5 इंटू 10C6। नाउ ये तो हो गया कि ये बन रही है। नाउ व्हाट इज द सैंपल स्पेस, अगर हम ही इज आस्किंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 बॉलर। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 11, 15C11। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है और फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द, कैसे कर सकते हैं, 5C3। सो NCR जो होता है फैक्टोरियल n y फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है। तो अब इस फॉर्मूला पे सारे हम लोग को बैठाने हैं, तो हम 1 2 कर देते हैं, फिर हम आपको डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे कि 5CR है तो फैक्टोरियल 5 y फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। सो कैन आई राइट 5 इंटू 4 इंटू, आपको पता होगा ये सब चीज़ें, बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 2। तो 3 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 जा, सो 10। 5C3 इज इक्वल टू 10। सिमिलरली 10C5 जो होगा वो होगा 45, 5C4 5 होगा, 10C7 120 होगा, और 5C5 एक ही तरीका है पाँचों का पाँचों चूज करने का, वो ये हो जाएगा, और 10C6 होगा 210। और अगर 15C11 की बात करें तो 15C11 मैं एक और निकाल के दिखा देता हूँ कि 15C11 अगर आपको निकालना होगा तो क्या करोगे, इट्स अ 15 फैक्टोरियल बाई 11 इंटू 15 माइनस 4, 11, इट्स अ 4। नाउ वी कैन राइट हेयर दैट 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11। क्यों लिखे, क्योंकि हमें नीचे में सबसे बड़ा जो फैक्टोरियल है वो 11 है, और ये 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 3 2। सो 11 11 कैंसिल हो गया, ठीक है। और फैक्टोरियल 4 होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 जा 12। तो इस दोनों से इस 12 को कैंसिल कर देते हैं और इस 2 से इसको 7 टाइम में कट कर देते हैं। सो द आंसर इज, इट्स अ, यहाँ पे जो आएगा वो 1365 आएगा। और आप इसको जब कैलकुलेट करोगे, ये सारा ऐड करके अगर आप इसको सॉल्व करोगे, व्हाट यू गेट, ओके, सो इट्स अ 1260 डिवाइड बाई 1365। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू गॉट 12/13। सो राइट, सिंप्लीफाई 4 3 से करिए आप, ठीक है, 5 से कीजिए 84, तो 13 एंड 12, 7 के 12/13। सो दिस इज द आंसर। सो 12/13 हमारा है ऑप्शन में, तो ये आंसर हो गया। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कि ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर सकते हो कि कम से कम एटलीस्ट 3 था ना, एटलीस्ट 3 बॉलर्स था, ठीक है। तो 2 बॉलर्स की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए कि, और 1 माइनस सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट यू कैन सॉल्व अपार्ट फ्रॉम दिस, एक चीज़ और आप कर सकते हो, प्रोसेस यही है, एटलीस्ट 3 बॉलर है, कम से कम 3 बॉलर को चूज करना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये सेकेंड मेथड है। मेथड 2, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू सेलेक्ट 2 बॉलर, 2 बॉलर को सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो 2 बॉलर की प्रोबेबिलिटी, 5 में से 1 बॉलर इंटू बाकी जो बचे 10 में से 10 जो है
वो आपको सेलेक्ट करना है बाकी प्लेयर को, या 5 में से 2 बॉलर, प्रोसेस सेम है, C9 बाई 15C11। तो ये हो गया 2 बॉलर को सेलेक्ट करने के लिए। तो 2 तो हमें करने नहीं है, करने हैं मिनिमम 3, तो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस कर दीजिए, तो आंसर इसमें भी 12/13 ही आएगा, सेम आंसर आएगा। तो आपको जो अच्छा लगता है, एटलीस्ट 3 बोल रहा है, तो अगर हम 2 कर लेते हैं 1 और उसमें से 1 माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट थीटा एंड फाई बी एन एक्यूट एंगल सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, कॉस फाई इज इक्वल टू 1/3। तो थीटा और फाई की वैल्यू क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, सी 1/√2, एंड कॉस फाई है 1/, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? सबको पता है कि साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2, थीटा इज इक्वल टू। नाउ वी कैन आई से दैट कि 0 से लेकर के 0 से 1/3 जो है, इन बिटवीन 0 से 1/√2, you can check in your calculator, then what is the value of 1/√2। तो अगर आप ये चेक कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू 1/√2 की वैल्यू 0.7 ऐसे आता है, 0.707 के आसपास में, और ये 0.33 आता है। तो ऑफकोर्स 0 से 0.770 से इसके बीच में ही 0.33 आएगा। तो ये हम क्यों किए हैं? बिकॉज हमें 1/3 की वैल्यू निकालनी है, तो हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा इसमें ये कर रहे हैं। नाउ हमें चूंकि cos फाई की वैल्यू निकालनी है, तो कैन आई राइट cos π/2 साइन 0 0 एंड cos π/2 इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, एंड cos π/2 जो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, एंड 1/3 को किस क्या लिखा है? cos फाई लेस देन cos 1/√2 जो है cos π/4 की भी वैल्यू होती है। यहां तक कोई दिक्कत? तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सो कैन आई राइट इट्स अ π/4, ओके, ठीक है। तो ये π/4 एंगल में जब करेंगे तो इसका साइन चेंज कर देंगे, π/4 पहले लिख लेंगे, π/4 से π/2, ठीक है। वैल्यू में अगर हमने लिखा है तो cos π/2 इधर लिखा है, बट जब सिर्फ एंगल की बात करेंगे तो ये π/4 और π/2 के बीच में फाई हो जाएगा, ओके। नाउ इसको फाई में हमें कहा गया है थीटा को ऐड करना है, सो थीटा अगर सब में ऐड कर लीजिए थीटा π/4 थीटा प्लस फाई, क्योंकि हमें थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकालनी है, ओके। सो सी दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाई। ये हो गया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा की वैल्यू हमने निकाला है π/4, सो राइट डाउन इट्स अ π/4 प्लस π/4 थीटा प्लस फाई, और ये π/2 प्लस π/4। होप आपको ये समझ में आ रही होगी। नाउ ये क्या हो जाएगा? π/2 थीटा प्लस फाई, और ये π/2 प्लस π/4 कितना हो जाएगा? इट्स अ 3π/4, 3π/4। तो हमारा जो थीटा प्लस फाई की वैल्यू होगी वो π/2 से 3π/4 में के बीच में लाई करेगी। नाउ एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें ऐसा है, 3π/4 तो है, बट एक भी ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऐसा है, ओके। सो कोई भी ऐसा इसमें सही दिख नहीं रहा है, बट दिस इज द प्रोसेस। इससे आपको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7π/6, ठीक है। 7π/6 की क्या वैल्यू होगी इनटू डिग्री? तो रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ओके। तो क्या कर सकते हैं? 7π/6 इन अ रेडियन, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से हम लोग डिवाइड करते हैं। सो पाई पाई कैंसिल हो गया, 6 से 30, सो द आंसर इज 210, 210। सो दिस इज द आंसर, रेडियन से डिग्री में। अगर डिग्री से रेडियन में होता तो जस्ट अपोजिट कर देते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर
रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विथ इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। बहुत आसान क्वेश्चन है, डिस्टेंस पूछ रहा है, ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है। सो ए का जो है x1 y1 एंड z1 लेट अस एज्यूम कि एक पॉइंट है, बी का x2 y2 एंड z2 एक पॉइंट है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पूछा जा रहा है। तो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। नाउ इसमें जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, x1 y1 z1 के 2 माइनस 3 एंड 4 है, और ये -2 1 1 है। ओके, तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। इट्स ए बी है, 2 माइनस 2 4 का 4 का स्क्वायर, इसके बाद -3 -1 -3 -1, फिर से 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर सेम ही हो गया, एंड 4 - 1 3 का स्क्वायर, इसके रूट तो क्या हो जाएगा 16 + 16 + 3 का स्क्वायर 9, सो 32 एंड 9 इट्स 41। सो द 41 जो है वो इसका आंसर होगा। सो रूट 41। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जस्ट डिस्टेंस पूछा था दो पॉइंट के बीच में। सो यू कांट एक्सपेक्ट इससे आसान क्वेश्चन। ओके, नाउ a set of linear equation is represented by the matrix Ax is equal to b. The necessary condition for the existence of solution for this system is, what is the necessary condition? Determinant A is equal to 0. This is not a necessary condition. ओके, सिंगुलर होंगे तो डिटर्मिनेंट A is equal to 0 होगा। ओके, लीनियरली B मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, B मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द कॉलम्स ऑफ A। ऐसा कुछ है नहीं कि कॉलम्स पे डिपेंडेंट होना चाहिए। सो द थिंग इज दैट कि नेसेसरी कंडीशन ऑफ द एग्जिस्टेंस सॉल्यूशन फॉर दिस, किसी भी सिस्टम को एग्जिस्टेंस के लिए ए मस्ट बी इन्वर्टिएबल। अगर इन्वर्टिएबल होगा तो डिटर्मिनेंट की सम वैल्यू होगी, क्योंकि इन्वर्स जो होती है वो क्या होती है, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट, और डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता है। ओके, तो ए मस्ट बी इन्वर्टिएबल, अगर इन्वर्टिएबल होगा तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो द आंसर इज ए मस्ट बी इन्वर्टिएबल। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। ओके, सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होगा वो कैसा बनेगा, डायग्राम वो देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा, अगर आप टाइम देंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे x प्लस समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग, एस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसकी जो ग्राफ होगी, मैं रफली आपको बता रहा हूँ, इसकी जो ग्राफ होगी वो इस टाइप की होगी, इस टाइप की। ठीक है, ओके। नाउ इस टाइप की ग्राफ होगी और हमें चूंकि ये बोला है कि एक्स एक्सिस, तो ऑफ कोर्स दिस इज द एक्स एक्सिस, कोई इशू ही नहीं है। नाउ एक्स ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 एक्स इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 3। तो आपको जो एरिया पूछ रहा है वो इस एरिया की बात कर रहा है। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। नाउ क्या करना है, 1 से 1 से 3 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 dx ये कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। इट्स अगर हम इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दें तो एक्स क्यूब प्लस 3, ये एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 4x, और इसको हम लोग 1 से 3 के बीच में करेंगे। नाउ 3 से करते हैं पहले, 27/3 प्लस 9/2 प्लस 4, माइनस में करेंगे, सो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 4, यही होगा। नाउ 27/3 कितना हो जाएगा, 9। ओके, या इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 27/3 प्लस 9/2। अच्छा, ऐसा करते हैं थोड़ा सा और इसमें, 9/2 एंड 4, 9/2 एंड 12 माइनस इट्स 1/3।
तो 27/3 -1/3 इट्स 26/3, 26/3 3। ओके, क्या हो जाएगा 26/3। ओके, 9/2 -1/2 इट्स 8/2 विच इज 12, 8/2 विच इज 4, +4 एंड 12 - 4 गया तो कितना बचा 8, 8। तो कितना हो गया, अब इसको अगर हम सम करते हैं तो 3 और 26 + 36, तो क्या हो जाएगा 62/3 इज द आंसर। बहुत ही आसान एरिया का क्वेश्चन था, एक्स एक्सिस था, ठीक है ना। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इट्स 62/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन। हर साल लगभग 3D से क्वेश्चन पूछ रहा है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 2022 वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे, उस पर जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं और कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन्स, दो लाइन्स है उसके बीच में एंगल है। तो इसकी जो फॉर्मूला होती है कि अगर कोई ऐसा लाइन है, एक लाइन है L1, लेट अस एज्यूम x - x1/a1 इज इक्वल टू y - y1/b1 इज इक्वल टू z - z1/c1। ये आपको फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी L2। बहुत मैंने पहले भी बताया है, बहुत सारी वीडियो जो 15 टू 2021 के सारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं ऑलरेडी। आप उसको जब देखेंगे तो उसमें ये सारी बताई हुई है कि सारे फॉर्मूले B2 इज इक्वल टू C2। ओके, तो इसकी जो एंगल होती है cos थीटा इज इक्वल टू A1A2 + B1B2 + C1C2 डिवाइड A1 स्क्वायर + B1 स्क्वायर + C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर + B2 स्क्वायर + C2 स्क्वायर। सिंपल सा है। इसमें अगर परपेंडिकुलर होगा, दैट्स मीन्स इफ अगर परपेंडिकुलर होगा तो cos थीटा क्या हो जाएगा π/2, तो cos π/2 क्या हो जाएगा, cos π/2 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो cos π/2 अगर 0 हो गया, ठीक है ना, अगर परपेंडिकुलर होगा दो लाइन तो ये जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की कंडीशन हो जाएगी A1A2 + B1B2। तो इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं C1C2 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट इस कंडीशन को आप लगा दोगे परपेंडिकुलर। अगर पैरेलल बोलेगा तो क्या होगा cos 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, बट इसको आप सॉल्व करोगे तो ऐसा आएगा A1/A2 B1/B2, दो लाइन वैसे ही पैरेलल होता है, तो ये कंडीशन यही होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/, दैट्स मीन द कोफिशिएंट आर सेम, या उसकी रेशियो सेम होगी, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। तो आपको पता है दिस वन इज द A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2। तो आप जब पता है तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट वैल्यू पुट करो। क्या करेंगे cos थीटा, सो 1 × 3 3, 2 × 2 4 और 2 × 6 12। बहुत ही आसान है, ठीक है। डिवाइड बाई, अब रूट करते हैं 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। इधर करेंगे तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। तो 36 ये हो गया 49, ये हो गया 9, तो 12 4 16 एंड 3 19, एंड इसका हो गया 9 का 3 और इसका 7, 3 × 7 विच इज 21। सो 19/21। तो cos थीटा की वैल्यू cos थीटा इज इक्वल टू 19/21। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 19/20। cos का वह एंगल जो 19/20 वैल्यू को देता है। सो द आंसर इज दिस वन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अर्लियर, तो आप उसको जा करके यू कैन चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्डर्ड पेयर्स आर इन द रिलेशन RAB, A डिवाइड्स B। सिंपल सा है, A डिवाइड्स B, बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए कि 1 2 1 1 है, ठीक है, ठीक है। सो 1 1 है तो 1 1 तो डिवाइड करेगा ही, तो 1 1 तो सब में है। चलिए बात खत्म करते हैं। 2 2 भी है, जहाँ जहाँ 2 2 है
3 भी होगा, 4 4 ये तो डिवाइड करता ही है ना। तो ये तो सही है, कहीं पे कुछ गलत हो ये सब में है, ठीक है। 2 डिवाइड्स 1, ठीक है। 3 डिवाइड्स 1, ठीक है। 4 डिवाइड्स 1। बट ये आप एक चीज देखना यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये देखिए 2/3, 3 को 2 डिवाइड्स करेगा कभी भी, ए डिवाइड्स बी, 2 डिवाइड्स 3, 2 डिवाइड, क्या 2 डिवाइड करता है 3 को? नहीं करता है। तो जहां भी 2/3 है तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, बाकी चीजों को देखनी नहीं है। सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें 1 3 को डिवाइड्स करता है, 1 4 को डिवाइड, 1 तो सबको डिवाइड करता है, 2 2 को डिवाइड्स करता है, 4 को भी 2 डिवाइड्स करता है। सो द आंसर इज बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने का था बस। ओके, सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द आइडेंटिटी यूज टू वेरीफाई द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये जो डाटा है इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि अगर कोई भी वेक्टर कोप्लेनर होता है तो वी न्यू दैट कि फॉर अ वेक्टर टू बी कोप्लेनर ये होता है ए बी सी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो दिस मस्ट बी द आंसर। ओके, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में होता है ए बी सी है, उसी तरह ऐसा भी लिखा जा सकता है बी सी ए, उसी तरह लिखा जा सकता है सी ए बी। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसको क्या लिख सकते हैं, बी डॉट सी क्रॉस ए, इसको लिख सकते हैं सी डॉट ए क्रॉस बी, इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये फॉर्मूला है, इस पे बस ये जो वैल्यू सीधे रखा गया है कि आप सारे वैल्यू को पुट करके देखिए, बट वो कोई लॉजिक नहीं बनता है। कोई भी वेक्टर कोप्लेनर होता है तभी जब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे नोटेशन देते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, सो इतनी फार्मूला तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। और बाकी जब हम टॉपिक वाइज करेंगे तो हम लोग एक जगह सारी फार्मूला करेंगे और फिर उस पर जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, let R be the set of all real numbers, let R be the set of all real numbers and function f R to R be defined by fx is equal to ax plus b, where a b are constant, a is equal to नहीं है 0, f invertible, if is f in, पहला तो क्वेश्चन है कि क्या f invertible है, अगर है तो उसका इनवर्स निकालिए। ठीक है, नाउ देखिए हमने पढ़ा है कि fx इज इक्वल टू ax प्लस बी है। अगर हमको इन्वर्स फंक्शन निकालना होता है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कि जस्ट लेट एज्यूम y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी और वहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए। सो क्या लिख सकते हैं, y माइनस बी इज इक्वल टू ए एक्स, सो x इज इक्वल टू वाई माइनस बी बाई ए, ठीक है। और यही जो होगा f इनवर्स x होगा, f इनवर्स x इज इक्वल टू y की जगह पर फिर x रख दीजिए, x माइनस बी ए, ये आंसर होगा, ठीक है। सो इनवर्स ऑफ f एग्जिस्ट और वैल्यू जो होगी वो f इनवर्स x x माइनस बी बाई ए होगा। पहले y पुट कर देंगे fx की जगह पे, फिर x की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे और जो x की वैल्यू आएगी वही f इनवर्स x होगा। जस्ट y की जगह पे y रखो, t रखो, आप जो भी x वैल्यू हो जाएगी। सो दिस इज द आंसर। बहुत आसान है, कोई भी fx की इक्वल टू कोई भी फंक्शन देगा तो आप उसको ऐसे इनवर्स अगर निकालने के लिए बोलेगा तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अगेन द वन क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द लाइन्स। देखिए आपको अभी बताया एक सेट में 2 क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, हमने बता दिया है पहले ही कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है ना, इन सबको पढ़ा है आपने, ठीक है। सो 2 इंटू 4 इट्स 8, आप फॉर्मूला देख लीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सॉल्व किए हैं। 1 इंटू 4 माइनस 4 एंड माइनस 2 इंटू 4 तो माइनस 4। सो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का पार्ट 0 हो जाएगा। अब देख लो, तो नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है। 4 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा की वैल्यू कब 0 होती है, जब थीटा की वैल्यू π/2 होती है, खत्म। 2 क्वेश्चन पूछा है एंगल बिटवीन लाइंस, एक सेट में 2 क्वेश्चन। तो जिनको फॉर्मूला आता होगा दोनों बन जाएगा, जिनको फॉर्मूला नहीं आता होगा उनसे एक भी नहीं बनेगा।
ओके, सो हमारा ये 13 क्वेश्चन हो गए, 13 क्वेश्चन हो गए। नाउ 14। नाउ इवेल्यूएट। अब इस क्वेश्चन को इवेल्यूएट करने के लिए कुछ नहीं करना है, फर्स्ट रो से 3 कॉमन ले लीजिए और सेकेंड रो से 4 कॉमन ले लीजिए। तो 3 और 4 बाहर निकाल दिए, 3 इंटू 4 हो गया। तो ये 1 2 3 हो गया और ये भी 1 2 3 हो गया। और डिटर्मिनेंट में हम लोग जानते हैं कि 2 रो अगर या 2 कॉलम एक जैसा होगा तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 0। सो द आंसर इज 0। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे आपको कैलकुलेट करने के लिए 8 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 7। आप ऐसे भी करोगे तब भी वही आएगा, बट वो अगर आपको नहीं पता है तब आप ऐसे कर सकते हो, है ना। ऐसे भी करोगे तो आएगा, बट अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। सो 14 हो गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी। नाउ 15। ओके, 15 फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज पहले क्या है कि e टू द पावर ln a होता है तो a हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ भी बेस है e, तो ऐसा होता है। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ये हम फॉर्मूला इधर लिख देते हैं, e टू द पावर ln a होगा तो वो a हो जाएगा, ठीक है। नाउ e टू द पावर x ln, तो कैन आई राइट e टू द पावर ln a टू द पावर x प्लस e टू द पावर ln x टू द पावर a, क्योंकि m log n अगर होता है तो क्या हो जाता है log n टू द पावर m। इस फॉर्मूला को यूज करके हमने ऐसा लिखा है, प्लस e टू द पावर ln a टू द पावर a, ठीक है। नाउ अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a टू द पावर x, इसकी क्या हो जाएगी x टू द पावर a, और ये क्या हो जाएगा a टू द पावर a। नाउ ये तो कांस्टेंट हो गया। अब अगर हम उसको डिफरेंशिएटिंग विथ x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा। और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a टू द पावर x ln a log, और a x टू द पावर a माइनस 1 ये होता है इसका, और ये 0 तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, आपको ये पता होना चाहिए। तो उस बेस पे हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा a टू द पावर x ln a और a x टू द पावर x a माइनस 1। सॉरी ये नहीं होगा, 1 मिनट। सो दिस इज नॉट द आंसर, सो दिस इज द आंसर a x टू द पावर a टू द पावर x ln a और a x टू द पावर a माइनस 1। सो बहुत ही आसान था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एनी वन स्पेड कार्ड। देखो 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 13 13 होते हैं, 13 13 13। पहले तो 52 कार्ड होते हैं, उसमें 26 जो होते हैं 26 ब्लैक होते हैं, तो अगर ब्लैक कार्ड बोलेगा तो, और 26 रेड होते हैं। और बाकी जो 13 होते हैं उसमें ब्लैक में कौन कौन होते हैं, एक स्पेड होते हैं और एक क्लब होते हैं। क्लब ऐसा होता है, जो लोग ताश खेलते होंगे उनको पता होगा ऐसे, और स्पेड होता है पान की तरह होता है ना, ऐसा, ठीक है। और इधर जो होता है एक डायमंड होती है और एक ऐसा टाइप का होता है और एक हर्ट होता है, 13 पत्ते हर्ट होते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एनी वन स्पेड, मतलब 13 में से कोई भी कर सकते हैं, टोटल 52 है और 13 में से कोई भी तो 1/4, ठीक है। सो द आंसर इज 1/4। होप आपको समझ में आया होगा। इसमें भी बहुत सारी है, 13 है, उसमें किंग होते हैं, सब में एक एक 1 किंग होते हैं, इन ईच 1 क्वीन 1 जैक 1 एक्का 1 10 9 8 7 ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये 16 नंबर हो गया। नाउ 17 नंबर क्वेश्चन है दैट कंसीडर सेट g इज इक्वल टू a प्लस b रूट 2। ए बी जो है एलिमेंट है रेशनल नंबर का विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन यूजुअल एडिशन के रिस्पेक्ट में, विच कंडीशन फेल्स फॉर जी। कौन सा कंडीशन जी के लिए फेल कर रहा है। नाउ अगर मान लेते हैं, ठीक है, ये सेट जी जो है, पहली बात तो रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन यूजुअल एडिशन है ना, ये एक सेट है, ओके।
तो हम आपको ये बता देते हैं कि g इज इक्वल टू, अगर a प्लस बी रूट टू है, ठीक है, ये मॉडर्न अलजेब्रा में पढ़ा जाता है, ठीक है, बट ये आसान है। सो ये g प्लस ना एवेलियन होगा। व्हाट इज एवेलियन, ये बहुत ही डिटेल में आपको पढ़नी पड़ेगी कि अगर कोई भी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन के रिस्पेक्ट में एवेलियन ग्रुप है, तो एवेलियन के लिए कुछ है कि अगर वो क्लोजर होनी चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, इन्वर्स प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। आप इतना याद रखो, कोई भी ग्रुप, कोई भी ये अगर एवेलियन तभी होगा जब ये पांचों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। नाउ अब ये आपको जानना है, क्योंकि इसको डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो इट टुक लॉट्स ऑफ टाइम। तो देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कौन सा फेल करेगा? तो भाई सब करना है। आइडेंटिटी को करेगा ही करेगा, इन्वर्स को करेगा ही करेगा, तो फेल। इसने यहां पे लगा दिया है वर्ड नॉन कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, ऐसा बोल रहा है। तो फेल किसको करेगा? नॉन कम्यूटेटिव को, क्योंकि ये होगा क्या? कम्यूटेटिव। तो ये जो है ना, कम्यूटेटिव होगा तभी वो एवेलियन होगा, है ना। तो कम्यूटेटिव होगा तब एवेलियन होगा। तो नॉन कम्यूटेटिव, ये जो प्रॉपर्टी है नॉन कम्यूटेटिव, वो बोल रहा है कि नहीं कम्यूटेटिव नहीं होगा, तो इसको फेल करेगा। होप आपको समझ में आया होगा, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें अगर कोई भी 4 दे दिया तो आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ पे नॉन नहीं लगा होता तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो करता है। ही इज सेइंग कि नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो नॉन कम्यूटेटिव तो फेल ही करेगा ना, ठीक है, क्योंकि ये सब तो सब पास करते हैं। नाउ एक 18th नंबर क्वेश्चन ये है। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन अगर ऐसा हो तो उस केस में ये यहाँ पे x है तो ये ln x हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि ax अगर कोई कांस्टेंट है, वहाँ से अगर ln t dt है तो जिसके ये में, तो ये ln x हो जाता है। डिफरेंशिएशन जिस रिस्पेक्ट में हो रहा है वही वैल्यू अगर यहाँ पे है तो ln x हो जाएगा। तो सो आंसर इज ln x। दीज आर द बेसिक क्वेश्चन, और ये आपको सॉल्व करने ही होते हैं। फाइंड द मिड पॉइंट, कितना आसान क्वेश्चन है। एक ये पॉइंट है, एक ये बी पॉइंट है, इस दोनों के बीच का मिड पॉइंट है, तो आधा आधा कर दो। 6 4 10 बट्टे 2 5, 5 3 8 बट्टे 2 4, 6 12 6 18 बट्टे 2 आधा है, तो दोनों को आधा आधा करो ना, मिड पॉइंट यही तो होता है, पूरी डिस्टेंस का आधा कर दो, तो 5 4 9। सो दिस इज द आंसर। कितनी आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नाउ फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर। व्हाट इज द माइनर एंड व्हाट इज द को फैक्टर? अच्छा, किसी भी मैट्रिसेस दिया हुआ है, ओके। सो द मैट्रिसेस 6 5 2 4। नाउ जो लेट अस अज्यूम कि एक ये मैट्रिसेज है, ठीक है, तो इसमें A11 A12 A21 एंड A22 यही होगा। सो ही इज आस्किंग फॉर द एलिमेंट 2, मतलब इसके रिगार्डिंग A21। नाउ इसमें क्या होता है कि अगर हम साइन की बात करें तो प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा होता है, ठीक है, इसकी जो साइन होती है। नाउ अगर माइनर पूछ रहा है तो क्या होगा? सो माइनर ऑफ 21 इज इक्वल टू क्या होता है कि उसके सामने के दोनों हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं? जैसे ये और ये को कैंसिल कर दिए तो A12 जो वैल्यू होगी वही माइनर होगा, ठीक है। और अगर को फैक्टर की बात करें, को फैक्टर ऑफ 21, तो को फैक्टर में एक चीज होता है -1 टू द पावर m प्लस n। m ऑन m क्या है? जैसे ये AMN में इसको नोटेशन देते हैं, जैसे A11 लिखे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो m इज द नंबर ऑफ रो, या कुछ भी मान लीजिए, n इज द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। जैसे A11 में क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 में क्या है? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो m इज द नंबर ऑफ रो, कौन से रो है, और n जो है कौन सा नंबर कॉलम है। तो ये हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, -1 m प्लस n और फिर अगेन A12, ऐसा ही होता है। नाउ A12 पे क्या है देखो आप, 5 है, सो माइनर 5 हो गया। को फैक्टर -1 टू द पावर क्या हो जाएगा? C21 पूछ रहे हैं तो 2 + 1 5, सो -1 टू द पावर 3 5। तो अगर माइनस को -1 टू द पावर 3 होगा तो ये माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो को फैक्टर -5 हो गया और ये 5 हो गया। बहुत ही आसान है। अगर ये 3 वाला रहता, जैसे 1 2 3, लेट अस अज्यूम 4 5 6 7 8 9, तो 1 का को फैक्टर निकालना है तो क्या करते हैं? सब कुछ ठीक था, सामने का ये हटा देते और 5 9 जा -8 6 जा। होप आपको समझ में आ गया होगा।
इसमें और फिर -1 टू द पावर 1 + 1 करते, ठीक है, तो कोफैक्टर निकल जाता। तो ये 2/2 का था, तो इसको हम लोग ऐसे, तो आप देख लो किसमें है कि माइनर 5 है और कोफैक्टर -5 है, ऐसा कहीं है? ओके, सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये कट गया है थोड़ा सा क्वेश्चन, ओके। सो इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ कौन सा है, आप देखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये x² है, ये -7 है, ठीक है, और ये 15 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन क्या आप उम्मीद करोगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। x² -7 है, उसको t मान लीजिए, तो अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x = 2x dx = dt। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, नाउ x dx = हो जाएगा dt/2। जस्ट पुट द वैल्यू, कैसे वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन, ये x dx क्या हो जाएगा, dt/2, तो y2 को बाहर निकाल देते हैं, 1/2 को, और x² -7 को हमने t माना है, तो t⁵ हो जाएगा। नाउ t⁵ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करेंगे तो t⁻16/16 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, तो t16, तो क्या हो जाएगा, t⁻16/32। नाउ t किसको रखे थे, x² -7 को, सो कैन आई राइट x² -7 16/32, विच इज द आंसर। सो दिस इज द आंसर, x² -7 16/32, ऑफकोर्स c होगा, ठीक है, एक कॉन्स्टेंट। सो दिस इज द आंसर। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से x² -7, आपको कैसे समझ में आया कि x² -7 को ही हमें रखना है, बिकॉज यहां पे हमें x dx था, ओके। दिस थिंग, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल 0 to 2π सच दैट sin x = sin 2x। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, sin x = sin 2x। तो sin 2x को वी न्यू डैट कि sin 2x होता है 2 sin x इंटू cos x। नाउ इसको लिख सकते हैं, चलो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि 2 sin x इंटू cos x माइनस sin x = 0। कट नहीं कर सकते हैं, कट करेंगे तो रूट लॉस होती है, तो sin x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 cos x - 1 = 0। नाउ sin x = 0 और 2 cos x - 1 = 0, सो cos x = 1/2। नाउ cos x = 1/2 होगा, तो 0 से 2π के बीच में कौन कौन सा एंगल आ जाएगा, तो 0 से पाई के बीच में sin 0 0, sin π और sin 2π, ये तीन वैल्यू तो होगी होगी, ओके। और cos x में क्या हो जाएगा, एक π/3 60 की वैल्यू और एक 5π/3, ठीक है, ये हो जाएगा 300 की वैल्यू, है ना। ये जो है 5 वैल्यू जो होगी उस पर दोनों 0 से 2π के बीच में, अगर 0 से पाई रहता तो हम लोग सिर्फ इस वैल्यू को लेते और इस वैल्यू को 3 लिखते, ओके। 0 से 3π रहता तो और हम लोग को वैल्यू रिपीट करते जाते, सो दिस इज आंसर, ये 5 हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd नंबर क्वेश्चन में क्या है, जरा देखें, 23rd में है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 4। रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछा है। रिफ्लेक्सिव का क्या होगा, ट्रांजिटिव का क्या होगा, सिमेट्रिक, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सिमेट्रिक क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। ये हमने पीछे बहुत ही इसमें डिस्कस किया है, फिर भी हम ये कर रहे हैं, तो फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सी रिलेशन ऐसी है जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होती है। मैं थोड़ा सा आपको इसमें गाइड कर देता हूँ। तो जब तक आपको ये टर्म नहीं पता होगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब कोई भी जो मान कभी कभी पूछता है कि कौन सा रिलेशन है जो इक्विवेलेंस है, ना इक्विवेलेंस जो होता है वो वही रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। सो अब इसमें रिफ्लेक्सिव क्यों है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4, जैसे 4 एलिमेंट है ना, तो ये सारे एलिमेंट होने चाहिए, तब रिफ्लेक्सिव उसको बोलेंगे, अदरवाइज उसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। ना आपको कोई ऐसा दिख रहा है इसमें जिसमें चारों है। अब इसमें बात करें 1 1 है,
तो हमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन इसमें रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं पहले। 1 1 2 2 3 3 4 4 है, इसमें है क्या, नहीं है, तो R2 तो कभी आंसर होगा ही नहीं, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। मतलब थोड़ी भी अगर आपको नॉलेज है तो यू कैन सॉल्व। इसमें 1 1 है, 2 2 है, 4 4 है, 3 3 नहीं है, तो R4 भी चला गया, चला गया। अब ये जो है इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। तो रिफ्लेक्सिव याद रखना है कि जितने भी एलिमेंट होंगे उसके पेयर बने होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4, बस ये चारों। अगर 1 2 3 रहता तो 1 1 2 2 3 3, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी हो गई। नाउ सिमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टी होती है वो देखना है। सिमेट्रिक क्या होती है, जैसे देखो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी है, ठीक है, तो ए बी है तो बी सी भी होना चाहिए। सॉरी, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। मतलब जो भी एलिमेंट है उसका ऑपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर 1 2 लिखा हुआ है तो हमें उसमें 2 1 खोजना है, 1 4 लिखा हुआ है तो हमें 4 4 1 होना चाहिए उस सेट में। तो अब देखो इसमें फर्स्ट में देखते हैं, 1 2 है तो 2 1 है, 1 4 है तो 4 1 है। अरे वाह, ये तो रिफ्लेक्टिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या, सिमेट्रिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, सिमेट्रिक समझ गए कि ए बी होगा, जो भी पेयर होगा उसका अपोजिट होगा। अब 1 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 1 ही हो जाएगा, मतलब कि उल्टा करने पे एक जैसा है ना। सिमेट्रिक का मतलब ही होता है कि ए बी का बी ए। तो 1 1 का 1 2 2 3 3 4 का कोई मतलब ही नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए जो भी पेयर बना होगा उसका सिमेट्रिक होना चाहिए एक, ठीक है ना, उल्टा होना चाहिए एक तरह से समझ लो आप। तो 1 2 होगा तो 2 1, तो इसमें 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 4 है तो 4 1 भी है। तो ये तो अगर बोलोगे तो बोलोगे अच्छा इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये तो सिमेट्रिक भी है। फिर आपके मन में आएगा कि चलिए ट्रांजिटिव का बताइए कि ट्रांजिटिव का क्या होगा, ये तो रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव का क्या होता है। और ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए बी अगर एलिमेंट है किसी रिलेशन का एंड बी सी अगर किसी एलिमेंट का रिलेशन है, तो ए सी भी उस रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। अब मामला देखो, अब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप R3 तो पहले ही मार देते क्योंकि R3 सिमेट्रिक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 हमें दिख रहा है, कहीं 2 1 दिख रहा है क्या, कहीं 2 1 नहीं है। 1 3 दिख रहा है, कहीं पे 3 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 1 4 दिख रहा है, कहीं 4 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2 3 दिख रहा है, कहीं 3 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2 4 दिख रहा है, कहीं 4 2 दिख रहा है, नहीं। 3 4 दिख रहा है, कहीं 4 3 दिख रहा है, नहीं। तो ये तो सिमेट्रिक नहीं है, तो ये तो फॉलो कर गया, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। नाउ इसमें अगर एक बात करें कि ट्रांजिटिव का बता दीजिए फिर सर, तो मैं ट्रांजिटिव का बता देता हूं। क्या होता है कि ए बी एलिमेंट है आर का किसी रिलेशन का, बी सी भी है, ठीक है, तो ए सी भी होना चाहिए। ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, जैसे आप सोचिए 1 3 है, 1 4 है, ओके, सो 1 2, तो 1 2 है, ठीक है, R3 का सदस्य, और 2 3 भी है R3 का सदस्य, तो हमें 1 3 जो है वो R3 का सदस्य होना चाहिए। है ऐसा कुछ, देख लीजिए आप, 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होगा। अगर यहाँ पे 1 3 नहीं होता तो वैसे ही ये कैंसिल हो जाता। उसी तरह 1 4 है, ठीक है ना, 1 4 के अलावा कुछ है नहीं इसमें, ओके। तो जो भी होगा है ना उसमें बनना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझना है। आप एक चीज समझो कि 2 अगर होंगे तो तीसरा होना चाहिए। जैसे अगर 1 3 है, ठीक है, अब 3 4 हो तो 1 4 भी होगा, देख लो 3 4 है, 1 3 है, तो 1 4 भी है। क्लियर। तो ये जो होता है, तो आंसर इज R3। होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मैंने बहुत डिटेल में पहले भी पढ़ाई है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आंसर तो आप वैसे ही मार सकते थे, बाकी मैंने आपको थोड़ी सी समझा दी है, ओके। रिपीट करके देख लेना अगर नहीं समझ में आया हो तो। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन।
tan 10 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 60, tan 70 और tan 80 डिग्री की वैल्यू, करेक्ट वैल्यू निकालनी है। नाउ कैन आई राइट tan 10 डिग्री, ओके। अब tan 10 डिग्री है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटू tan 20 है, ओके। कुछ कर देते हैं इसमें, इसको कैन आई राइट tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता ही है। tan 70 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 20 एंड tan 90 माइनस 10, ठीक है। सो ये हो गया tan 10 डिग्री, ये हो गया tan 20 डिग्री, ये tan 60 को ऐसे ही छोड़ के रखते हैं अभी। और tan 90 माइनस 20, देखिए ये जो होता है 0, ये π/2, ये पाई, ये 2π/3 और ये 2π। नाउ अगर 90 माइनस थीटा मतलब ये एंगल, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं और इसमें ये साइन की घर है, ये टैन का कॉट का घर है, ये कॉस सेक का, साइन कोसेक का, और ये कॉस सेक का घर है, ठीक है। तो अपने घर में सब पॉजिटिव होता है, इसमें सारे पॉजिटिव होता है। तो tan π/2 माइनस थीटा, tan π/2 जितनी भी फॉर्मूला बताते हैं आप उसको नोट करते चलिए अगर आपको नहीं पता है तो, इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। नाउ tan π/2 तो इसको क्या लिख सकते हैं, cot 20 और cot 10, ठीक है। सो एंड वी न्यू डैट कि cot इज इक्वल टू 1/tan, सो tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू 1/tan 20 इंटू 1/tan 10, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इज इक्वल टू tan 60 एंड tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो द आंसर इज √3। आसान क्वेश्चन था। नाउ अगेन f(x) इज इक्वल टू ये है तो फाइंड f'(x), ये क्वेश्चन पूछा। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, f'(x) ये क्या पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन। तो f(x) का इज इक्वल टू, अगर ऐसा है तो नाउ अगर इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स पहले रखेंगे इंटू -1 माइनस 1 माइनस एक्स इंटू 1, क्योंकि u बाई वी में क्या हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो v² v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये फॉर्मूला है, इस पर हम लोगों ने बैठाया है। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, -2 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, ये -3/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो -3/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ओके, होप आपको समझ में आ रही होगी। नाउ 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। इफ x टू द पावर डिफरेंशिएशन का, नॉर्मल डिफरेंशिएशन का बहुत सारे सिंपल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछा गया है। x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इक्वल टू 16, देन सेकेंड डेरिवेटिव 2 बार डिफरेंशिएशन करनी है, तो हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y पूछा है, दैट्स मीन्स ही इज आस्किंग अबाउट द d2y बाई dx स्क्वायर। तो dy बाई dx पहले निकालेंगे, और dy बाई dx को हम क्या बोलते हैं, dy बाई dx को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, और इसको y डबल डैश। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x³ प्लस 4y³ y डैश और कांस्टेंट का 0। सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y डैश, सो y डैश इज इक्वल टू 4x³ माइनस लगा देते हैं एंड 4y³, सो y डैश इज इक्वल टू -x³ बाई y³। अब इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग करनी है, अगेन, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y डबल डैश हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको ऐसे करते हैं y का पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, u बाई वी पे फिर से करते हैं, नाउ y³ इंटू, ठीक है, डिफरेंशिएशन
इसका हो जाएगा एक्स क्यू का, तो -3x² लिख दें या माइनस को बाहर ही कर दें? चलो माइनस को बाहर कर देते हैं, इसको प्लस ही रहने देते हैं, माइनस को पूरे के बाहर कर देते हैं। माइनस, अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स क्यू को रखेंगे, एक्स क्यू, और ये हो जाएगा 3y² इंटू dy/dx, तो y' लिख देते हैं इसको। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ क्या कर लिख सकते हैं हम लोग, y" इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 3x² y3/y6, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा इसको माइनस ही छोड़ देते हैं अभी, क्या हो जाएगा, x3 3x3 y², ये प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस y' की जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना, सो -x3/y3, ओके, और बाई y⁻6, ये हो गया, ठीक है। अब ये 3 से तो ये 3 टाइम में कैंसिल हो गया, तो चलो थोड़ा सा जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, y" इज इक्वल टू -3x²/y3, ये y² कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस चला गया तो इधर प्लस, क्या हो जाएगा, 3x⁻6/y⁻6, ओके। y⁻7, ठीक है। सो दिस इज, आई डिड मिस्टेक समवेयर, दैट्स माइनस माइनस को हमने पहले ही प्लस कर दिया है, ठीक है ना, वैल्यू पुट करते समय में, तो ये माइनस ही रहेगा, ओके। सो नाउ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इट्स y⁻7, और माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² y4 प्लस 3x⁻6। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस, एक काम करते हैं, 3x² को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा y4 और यहाँ पे x4 बाई y⁻7, और x⁻4 प्लस y⁻4 इज इक्वल टू गिवन है 16, सो कैन आई राइट -3x² -3x² into 16 by y⁻7, which is -48x² by y⁻7 is the answer. So the first one is the answer. डिफ्रेंशिएशन किए हैं कुछ नहीं, और यहाँ पे माइनस प्लस का थोड़ा आप चेक करके देखेंगे, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स, कौन कौन पॉइंट से, 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। सो हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, PQR है तो हम ऐसा करते हैं, PQ की वैल्यू निकाल देते हैं और PR की वैल्यू निकाल देते हैं, एंड PQ वेक्टर और PR वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, ठीक है। नाउ PQ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q - P, चलिए करते हैं, -2 और -1, इट्स अ -3, 5 - 4 1, और -1 - 6 इट्स अ -7। वेक्टर में लिख सकते हैं बट कोऑर्डिनेट में ही हम कर लेते हैं। PR की वैल्यू देखिए, 1 - 1 0, -1 - 4 -5, और 1 - 6 -5, तो ये दोनों हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें PQ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो वेक्टर के रूप में करनी पड़ेगी ना, YJK, तो -3 1 -7 0 -5 -5, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, I -5 - 35, 5 7 जा
35 है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये तो जो पहले से माइनस है वो है माइनस जे, चूँकि इसकी साइन जे माइनस होती है ना, डिटर्मिनेंट आपको पता होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने किया है माइनस जे, और ये 15, ठीक है, और जीरो तो ख़त्म हो गया, प्लस के, अगर ऐसे करें ठीक है तो ये 15 हो जाएगा अगेन। सो इट्स अ -40i माइनस 15j प्लस 15k। तो पॉइंट अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, -40 -15 और 50। सो दिस इज द पॉइंट। तो पॉइंट में है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सो यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला दैट वेक्टर परपेंडिकुलर द प्लेन दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। तो उसका हम लोग ऐसे निकाल देते हैं, वेक्टर निकाल देंगे, पॉइंट दिए हुए हैं उससे वेक्टर निकाल देंगे, और दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर द पी क्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पी आर इज द परपेंडिकुलर टू द दैट प्लेन। तो आप उसको वैल्यू निकाल देंगे और फिर यह हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की ये फॉर्मूला होती है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए 3D का ये थर्ड क्वेश्चन है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस की जो फार्मूला होती है, अगर मान लेते हैं कि दो, मैं इसमें फार्मूला अच्छे से कर देता हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज़ द शॉर्टेज डिस्टेंस की क्या फार्मूला होती है, तो आप समझिए कि लेट अस एज्यूम कि एक एलेवन लाइन है x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1 और z माइनस z1 बाई c1। एक लाइन 2 है x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2, z माइनस z2 बाई c2। अगर ऐसी दो लाइन है तो शॉर्टेज डिस्टेंस की जो फॉर्मूला होती है, अभी आपको याद रखना है, x माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2। इतना ही नहीं होता है, इसका डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई a1 b2 का माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके जो इसके आंसर आएंगे, अगर आप जैसे कि आप इसमें वैल्यू रख लीजिए कि x2 x1 y1 z1 ये सारे जीरो हैं, आप देख सकते हैं इसमें x1 y1 z1 सारे जीरो हैं, और x2 y2 z2 जो है सो वैल्यू है। तो आप नॉर्मल सा इसमें लिख सकते हैं कि -2, जैसे अगर इसको हम लिखें तो क्या लिखेंगे, -2 -1 2 और 2 -3 1 और 3 -5 2। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो इसकी सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, जो वैल्यू इसकी वैल्यू आएगी 1, और फिर इसमें वैल्यू रख लेंगे, क्योंकि दिस वन इज द a1, दिस वन इज द b1, दिस वन इज c1। सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट द ईच एंड एवरी वैल्यू। तो आप इसका वैल्यू निकलेगी, इट्स अ 1/√3। तो 1/√3 होगा, आप जस्ट वैल्यू पुट करो, आपके आंसर आ जाएंगे, और इसमें आप अगर डिटर्मिनेंट निकाल देंगे तो वैसे भी आ जाएगा। सो नो नीड टू सॉल्व दिस, आप इस पर वैल्यू रखिए एंड आंसर आ जाएगा 1/√3। नेक्स्ट, ओके, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, दिस वन। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होती है, जो 3 वर्टिसेस दी हुई है, लेट अस एज्यूम ए बी सी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1 माइनस y2। नाउ व्हाट इज दिस, इट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3। जस्ट पुट द वैल्यू, इसमें सारे वैल्यू आप रखिए, x1 की जगह पे 3, y2 की जगह पे 0, y3 की जगह पे माइनस माइनस +4, फिर लिखिए x2 की जगह पे 4, फिर y3 माइनस y1 होगा, तो y3 की वैल्यू है -4, y1 की वैल्यू क्या है -2, तो माइनस माइनस +2, फिर x3 रखिए, x3 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये बात ही खत्म हो गया। तो आप सीधे इसको वैल्यू निकालिए, हाफ, ठीक है ना, ये 3 4 जा 12 प्लस 2 माइनस 4, इट्स अ -2, इट्स अ -8। सो हाफ इंटू 12 माइनस 8 इट्स 4। सो द आंसर इज 2। तो इसकी जो एरिया होगी 2 स्क्वायर यूनिट होगी, ठीक है।
तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2 स्क्वायर यूनिट होगी, ये फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, ये बताया कि 1/x dx की जो इंटीग्रेशन है ये log mod x नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नॉट पॉसिबल, कब नहीं होगा? तो सिंपल सी क्वेश्चन है, सिंपल सा है ये, कब नहीं होगा, ठीक है। सो x की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये नहीं होगा, और बाकी अगर कुछ भी होगा तो ये हो जाएगा, -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो वही रह जाएगा -2, बट 0 रखेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। सो नॉट पॉसिबल ओनली व्हेन द x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 पे नहीं होगा कि व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 तो dx बाई 0, तो समथिंग बाई 0 इज इनफाइनाइट, तो पॉसिबल इनडेफिनिट है ना। सो द आंसर इज, सो दिस इज ऑल अबाउट द शिफ्ट 1 की जो थी 2022 में, शिफ्ट 1 में जो मैथमेटिक्स की पेपर हुई थी उसके ये सारे सॉल्यूशन 30 के 30 हमने किए हैं एक वीडियो में। एंड इन द सेकेंड वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व शिफ्ट 2 प्रॉब्लम। शिफ्ट 2 की जो 30 क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, एंड फिर शिफ्ट 3 की जो 30 प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स हमारा एंड हो जाएगा। हमने 2015 से लेकर के 2022 तक की सारी मैथमेटिक्स आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में ये शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 भी हो जाएगी। तो ये सारी वीडियो मैथमेटिक्स की हो गई। फिजिक्स के कुछ सेक्शन बचे हुए हैं, 2022 के बचे हुए हैं, एंड 2021 के भी कुछ पार्ट बचे हुए हैं। सो बहुत ही जल्द विद इन अ वीक मैं वो भी आपको सॉल्व करके दूंगा। देन फिर हम लोग एक सीरीज चलाएंगे जिसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे हर बार क्वेश्चन आते हैं उसके जितने भी फॉर्मूला हैं, जो प्रोबेबल क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।